हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आपका अपना ए स्क्वायर सर आज आपके सामने आया हूँ 6 अप्रैल 2023 फेज 2 यानी शिफ्ट 2 जो है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। जेई मेन का जो एग्जाम आप लोगों का हुआ था 6 अप्रैल 2023 को, जो इवनिंग शिफ्ट था उसका सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा टाइम हम हमेशा की तरह नहीं खराब करेंगे और स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आइए देखिए, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन की खास बात है कि आपको हमारी शीट में ही मिल जाएगा। ये हमारी शीट के अंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। एसएनपी का क्वेश्चन है, बेसिक मैं ऐसे कहूँगा, क्योंकि हमारे नोट्स में शीट्स में आपको मिल जाएगा। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आएगा, 2021 माइनस 22 का स्क्वायर आएगा। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है मैथ्स में, वो होता है बच्चे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। करेक्ट है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। ओके, तो अब होगा क्या, जैसे 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर तो 1 माइनस 2 आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 3 माइनस 4 आएगा, 2021 स्क्वायर माइनस 2022 स्क्वायर उसमें भी -1 आएगा। तो सब में से -1 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है बच्चे, उसमें -1 कॉमन आ जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो -1 सब में से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा बच्चे, 1 + 2 + 3 प्लस, और ये बन जाएगा 2022। ठीक है, अच्छा आगे क्या बढ़ा हुआ है, आगे बचा हुआ है 2023 का होल स्क्वायर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बराबर में क्या लिखा हुआ है, 1002 m स्क्वायर है, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आने के बाद आपको दिख रहा होगा कि एक फॉर्मूला है जो हम अच्छे से जानते हैं, n × n + 1/2। ठीक है, हम जानते हैं ये फॉर्मूला कौन सा है बेटा, n × n + 1/2। तो ये हो गया n कितना हो गया 2022, n + 1 कितना हो गया 2023, डिवाइड बाय कितना हो गया 2 हो गया, प्लस ये आ गया 2023 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। इसमें से 2023 कॉमन ले लेंगे। अच्छा, ये कैंसिल हो गया भैया, साफ साफ दिख रहा है 1011। क्लियर है, ठीक है। अच्छा 2023 अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे, अपन लोग 2023 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 2023 माइनस 1011, तो ये बचेगा आई थिंक 1012। कितना बचेगा, 1012। ठीक है बच्चों, तो ये 1012 बच जाएगा। 1012 से 1012 हम कैंसिल कर देते हैं, राइट। ओके, अच्छा इन्होंने नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन दे दिया है। अब आप देखेंगे ज़रा तो आपको दिख रहा होगा कि 1012 से 1012 कैंसिल करने के बाद मेरे पास बचता है 2023 = m²n। ठीक है, मेरे पास बचता है 2023 = m²n। ठीक है, और m²n 2023 को जो मैं लिख सकता हूँ 17 का स्क्वायर इंटू 7। ध्यान से देखिएगा, 2023 को लिख सकता हूँ 17 का स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, हमने इसको लिख लिया। तो यहाँ से m की वैल्यू 17 आ रही है और n की वैल्यू 7 आ रही है। क्लियर, और अगर m की वैल्यू 17 आ रही है और n की वैल्यू 7 आ रही है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि m² माइनस n² जो आएगा वो 289 माइनस 49 यानी 240 आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, मैं इसको इजी कैटेगरी में रखना पसंद करूंगा, एसएनपी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन वापस। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व आपको दे रखा है और y = 3, इन दोनों से बाउंडेड एरिया में निकालना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस कर्व की। ओके, तो ये मेरे पास कर्व है। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, और ये 2 है। करेक्ट, ये ग्राफ है, हम सबको आता है y = mod x - 1 + mod x - 2। अगर आप नोट्स में देखेंगे तो हर साल ये ग्राफ में सिखाया जाता है, फंक्शन में चिल्ला चिल्ला के ग्राफ सिखाया जाता है, y = x - 1 + x - 2 मॉड में। ठीक है, अच्छा y = 3 लाइन हम बना लेते हैं। ये अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 0 पे इसकी वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू 0 पे निकालेंगे तो इसकी 0 वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ y = 3। ठीक है, अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ बच्चों, y = 3 बनाने जा रहा हूँ, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ लाइन y = 3। करेक्ट है, आपको दिख रहा होगा ये कौन सी लाइन है बच्चों, y = 3, राइट। तो आपको एरिया निकालना था, कौन सा एरिया निकालना था, ये वाला एरिया निकालना था। तो ये तो हमें दिख ही रहा है ट्रेपेजियम है, इसका एरिया हम निकाल लेंगे आराम से। तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है भाई, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब ये साइड कितनी हो गई, 1। ठीक है, समझ में आ गया, ये साइड कितनी हो गई, 1। करेक्ट है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है आपको बता दूं मैं आपकी नॉलेज के लिए, ये पूरी लाइन y = 3 है। ठीक है ना, y = 3 कब आएगा, जब मैं x की जगह 3 रखूंगा। तो ये जो पॉइंट है बेटा वो है 3,3। ठीक है, तो ये जो लाइन हो गई ये वाली साइड, इसकी लेंथ हो गई 3, इस साइड की लेंथ हो गई 1। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो आप लोगों को बता दूं ये जो चीज़ है ये 1 है। ओके, ये चीज़ कितनी है, 0,1 है। ठीक है, तो ये 0,1 है, 0,3 है, तो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। ओके, कितना आंसर आएगा बच्चे, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 2। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना है। आंसर इज 2। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक सवाल था, इसको भी मैं इसी कैटेगरी में रखूंगा। इस क्वेश्चन को आप एरिया में भी काउंट कर सकते हैं और फंक्शन में भी काउंट कर सकते हैं।
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि नॉट ट्रू उसने पूछा है, इसने एक वर्ड यूज़ किया है। कौन सा वर्ड यूज़ किया उसने? नॉट ट्रू। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया नॉट ट्रू, राइट। अब कैसे स्टार्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात हमें क्या करना होता है, कभी भी क्वेश्चन क्रैमर रूल का आता है, सबसे पहले उसका डेल्टा चेक करते हैं हम। तो हमने इसका डेल्टा चेक किया, ठीक है। इसका अगर हम डेल्टा निकालेंगे बच्चे तो 1 1 1 आएगा, क्लियर। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 2 अल्फा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 1 3 और 5 आ जाएगा, ओके। इसको मैं चेक कर लेता हूँ कितना आएगा। तो यहाँ से आएगा 10 - 3 अल्फा आ जाएगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हम सबको आता ही है, तो ये आएगा -5 - अल्फा आ जाएगा, करेक्ट है। फिर यहाँ पर आएगा 3 - 2 आ जाएगा, ओके। इसको हम चेक कर लेते हैं, राइट। यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद जो मुझे नज़र आता है वो आता है 10 - 5 और 13 - 5 8 आ जाएगा, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और अल्फ़ा जो है 1, मतलब 10 - 5 5 + 1 6 हो गया, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये आएगा माइनस का 2 अल्फ़ा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि अगर मैं पहले ऑप्शन पे जाऊँ, मैं आगे जाना ही नहीं चाहता, मैं क्यों जाऊँ? उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। उसने बोला सिस्टम हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर अल्फा = 3। अब यूनिक सॉल्यूशन की शर्त होती है डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन की शर्त क्या होती है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन की शर्त होती है डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है कि यूनिक सॉल्यूशन हमें तभी मिलता है जब डेल्टा 0 ना हो, यानी अल्फा की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर यूनिक सॉल्यूशन तो कंडीशन इज कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अल्फा 3 नहीं होना चाहिए। जबकि इसने साफ लिखा है कि सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर अल्फा = 3, गलत, इनिशियली गलत हो गया, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी मेरे ख्याल से। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन को यहीं खत्म करना चाहिए था, इसका आंसर ए आएगा। बाकी ऑप्शंस भी आप चेक करना चाहें तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, मैंने बाकी ऑप्शंस भी चेक करे हैं। पर आपको इनिशियली बता दूं, जैसे अब हमने डेल्टा एक्स निकाला, डेल्टा एक्स निकालना में आता ही है। डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक्स वालों को हटा के कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दो, राइट। तो डेल्टा एक्स वालों को हमने हटा के कॉन्स्टेंट से रिप्लेस किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली मैंने क्या करा, डेल्टा वाई निकाला है और इसी तरह से मैंने डेल्टा जेड निकाला है, राइट। अगर आप डेल्टा जेड निकालते हैं तो यहाँ से आ रहा है बीटा -14, कितना आ रहा है? बीटा -14, ठीक। अगर डेल्टा जेड 0 हो जाता है तो यहाँ से बीटा की वैल्यू 14 आएगी, बीटा की वैल्यू 14 आएगी। अगर बीटा की वैल्यू 14 उठा के मैं बाकी जगह रखूँगा तो वो बीटा की जगह 14 और अल्फा की जगह मैं 3 उठा के रखता हूँ तो सारे 0 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? सारे 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पूछता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की शर्त क्या होगी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन की शर्त क्या होती, तो ये आंसर सही है, ये सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है वो, ठीक है, समझ में आ गया। सिस्टम वो बोल रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन की शर्त बताओ, तो ये सही है। लेकिन उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा था, इसलिए पहला आंसर इसका सही होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, टोटोलॉजी, और मैं तो ऐसे क्वेश्चन लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते थे। इसके अगर मैं ट्रुथ टेबल से समझाऊंगा तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम चाहे तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, पर मैं ट्रुथ टेबल से समझाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। आइए बनाते हैं। देखिए, ये पी हमारे पास है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये क्यू मेरे पास है ना, देखिए दिस इज क्यू, राइट, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, राइट। अच्छा, पी हमने ले लिया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, राइट। अब हमें चाहिए नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी का मतलब होता है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, करेक्ट, आ गया। अब चाहिए नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू का मतलब होता है दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, ठीक है ना। तो देखो नेगेशन पी एंड क्यू, तो ये नेगेशन पी और ये क्यू है ना, ये फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स का भी फॉल्स आ जाएगा, ट्रू ट्रू का ट्रू आएगा, ठीक है, फॉल्स ट्रू का फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पी इम्प्लीकेशन क्यू का क्या मतलब होता है? पी इम्प्लीकेशन क्यू का मतलब होता है फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स। मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, राइट। तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, ठीक है। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू का भी ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स का भी ट्रू आएगा, राइट। और हमें चाहिए इसका और, क्या चाहिए? इन दोनों का और चाहिए। किन दोनों का और चाहिए बेटा? इन दोनों का हमें और चाहिए। और का मतलब होता है एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो ट्रू आएगा, करेक्ट है। फॉल्स फॉल्स का फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू का ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू का ट्रू फॉल्स का ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये टोटोलॉजी तो नहीं है, टोटोलॉजी के लिए सारे ट्रू आना जरूरी थे, तो मैं बोलूँगा ये ट्रू नहीं है। सिमिलरली आप अगर आप ये वाले टेबल बनाना चाहें तो आप ये भी बना सकते हैं, दोनों ही बहुत आसान थे, और ना तो ये टोटोलॉजी आएगा और ना ही ये फॉलिसी आएगा। इसलिए इसका आंसर आएगा ना तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, ना ही स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी क्वेश्चन, मैं इसको बिल्कुल इजी कैटेगरी में रखना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है लिमिट का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लिमिट का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा क्वेश्चन लिमिट के अंदर पूछा, राइट। एकदम से क्लिक नहीं करेगा, ये तय है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत कम लोगों को एकदम से क्लिक करेगा। हाँ,
बाकी किस्मत वाली बात है। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली सैंडविच फॉर्म का क्वेश्चन है। बहुत लोगों को लगता है इसको सम एज ए लिमिट एज ए सम का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं। ये क्वेश्चन बेसिकली अगर हम बात करें तो किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेसिकली सैंडविच थ्योरम का, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3, ठीक है। हम लोग सब समझदार हैं। 2 की पावर अगर हम x का ग्राफ बनाते हैं, इट्स ए ग्राफ ऑफ 2 की पावर x, हम सब समझदार हैं। 2 की पावर x का ग्राफ हमें आता है, बिल्कुल आता है सर। अगर आप यहाँ पर 1/2 पे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, कहीं भी निकालो, 1/2 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ऐसे एग्जांपल के लिए। तो 1/2 पे मान लो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो 2 की पावर 1/2 आएगा, करेक्ट आएगा। तो अगर मैं 2 की पावर 1/3 पे निकालूंगा, कहीं भी निकालो, मैं तो एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, मान लेते हैं 1/3 सपोज, ठीक है, तो ये 2 की पावर 1/3 आएगा। कहने का मतलब सिर्फ मैं समझाना चाहता हूँ 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/3 में 2 की पावर 1/2 ही बड़ा होगा। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो देखेंगे कि वैल्यू बढ़ती जाएगी। वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। कैसे पता चला, क्योंकि 2 की पावर 1/2 तो फिक्स है, 2 की पावर 1/2 छेड़ नहीं रहे हैं, लेकिन 2 की पावर 1/3 कम होगा, 2 की पावर 1/5 और कम होगा, 2 की पावर 1/7 और कम होगा, तो वैल्यू जो सब्ट्रैक्ट हो रही है वो कम होती जाएगी, राइट। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। दिस इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, दिस इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, राइट, दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि इसमें ये तो फिक्स है, लेकिन ये वैल्यू बड़ी है, लेकिन आगे जाते जाएंगे तो वैल्यू कम होती जाएगी। तो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, करेक्ट है। तो भैया ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर है। अच्छा, सैंडविच थ्योरम हम सबको याद होगा। सैंडविच थ्योरम हम जगह लगाते थे तो उसमें क्या होता था, हम सैंडविच थ्योरम में करते थे कि जो सबसे छोटा था उससे पहले लिखते हैं और सबसे बड़े को बाद में लिखते हैं। ये रूल होता है हमारा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n, दिख ही रहा होगा आपको, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो इसको मैं अगर p बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, p, क्या बोल देता हूँ, p। तो सबसे स्मॉलेस्ट को पहले लिखा जाता है। स्मॉलेस्ट को लिखेंगे तो 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3, इसको लिखेंगे n टाइम्स प्रोडक्ट में, ठीक है। फिर हमारे पास, इसको मैंने p माना, बीच में हमारा p आएगा सैंडविच थ्योरम से। इधर आ जाइए, और अगर मैं इधर बात करूँ इधर, ठीक है, तो लार्जेस्ट कौन सा है हमारे पास, लार्जेस्ट है 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2 n प्लस 1 की पावर n, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, ये लीजिए n टाइम्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्मॉलेस्ट एंड दिस इज लार्जेस्ट, करेक्ट। और हम दोनों तरफ लिमिट लगा लेते हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो हमको लगानी है ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम लगा चुके हैं, राइट बच्चों। अब आ जाइए, अब सैंडविच थ्योरम हमने लगा दी। स्मॉलेस्ट सबसे पहले लिखा जाता है, लार्जेस्ट बाद में लिखा जाता है, ये हमें समझ में आ गया है। अब मैं इसमें लगाऊंगा, आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3, अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0 से 1 में आएगी। हम सबको पता है कि 2 की पावर 1/2 जो होगा √2 होगा, 2 की पावर 1/3 की वैल्यू जो भी आएगी, ऑलमोस्ट जो भी वैल्यू आएगी, अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली 0 से 1 के बीच में आएगी। और अगर कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में है, अगर कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में है और उसकी पावर इन्फिनिटी, चूंकि ये नंबर किसके बीच में है, 0 to 1, ये नंबर किसके बीच में बेटा, 0 to 1, ठीक है। 0 to 1 की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी नंबर अगर 0 से 1 में है तो उसकी पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। कीप इन माइंड व्हेन एफ एनी नंबर लाइज बिटवीन 0 to 1, अगर कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो उसकी पावर इन्फिनिटी 0 होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। अगर आप इधर भी जाएंगे, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर भी सेम चीज़ यहाँ पर होने वाली है। कैसे होगी, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये आएगा 1/∞ 0, करेक्ट। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/∞ क्या आएगा, 0, और 2 की पावर 0 होता है 1। तो बेसिकली ये जो फिगर बनने वाला है वो √2 माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी बनने वाला है, करेक्ट है क्या, जो मैं समझा रहा हूँ। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये बनेगा √2 माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी, चूंकि ये नंबर भी पॉइंट्स में ही है और पॉइंट्स पे अगर नंबर है तो उसकी पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो सैंडविच कहती है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब आंसर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कैटेगरी में रखूंगा टफ कैटेगरी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 0, करेक्ट। चलते हैं, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको कैटेगरी में रखूंगा मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स में मतलब मैट्रिक्स के एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं रखूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप स्टार्ट कैसे करेंगे। आप यहाँ पर 2 रिश्ते उसने दे रखे हैं, है ना। एक रिश्ता आपके सामने ये है, एक रिश्ता आपके सामने ये है, और उसने बोला p² i माइनस पी है। p² क्या है, i माइनस पी, ठीक है। अब p की पावर अल्फा और p की पावर बीटा वाली कहानी है। तो p की पावर अल्फा और p की पावर बीटा मतलब आपको अल्फा बीटा निकालते जाना है, वो चेक करना पड़ेगा। तो हमने p4 निकाला, हमने पहले क्या निकाला, p4, ठीक है। जब हमने p4 निकाला तो कितना आएगा भैया, i माइनस पी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। i माइनस पी का स्क्वायर कितना आएगा, i आएगा, प्लस p² आएगा, माइनस का 2p आएगा, करेक्ट है। अच्छा p² की जगह क्या रखेंगे, i माइनस पी, p² की जगह क्या रखेंगे, i माइनस पी, तो कितना आएगा ये 2i माइनस 3p आएगा, आ गया। तो ये p4 आ गया, क्या आ गया, p4 के बाद हम निकालेंगे p6,
क्या निकालेंगे P6, P6 क्या आएगा बेटा P4 इंटू पी स्क्वायर आएगा, ठीक है। P4 इंटू पी स्क्वायर कितना होगा 2i माइनस 3p इंटू कितना आएगा i माइनस पी, आ गया कितना आ जाएगा ये, तो 2i आ गया, ओके, माइनस का 3 और माइनस का, तो माइनस का 5p आ गया और प्लस का 3p स्क्वायर आ गया, करेक्ट। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चे, यहाँ से आएगा 2i माइनस 5p प्लस 3 और p स्क्वायर की जगह वापस क्या रखेंगे i माइनस p रखेंगे, ओके। तो ये आ गया 5i माइनस 8p, 5i माइनस 8p, ये अपने पास P6 आ गया, ठीक है। अब मैं निकालने जा रहा हूँ P8, क्या निकालेंगे P8, ठीक है। अच्छा P8 क्या होगा P4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक। तो 2i माइनस 3p का स्क्वायर आ गया। अच्छा यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 4i आ गया प्लस 9 का p स्क्वायर आएगा माइनस का 12p आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा p स्क्वायर की जगह आप वैल्यू रखेंगे, p स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे i माइनस p, तो ये आएगा 4i प्लस 9i माइनस का 9p माइनस का 12p, ठीक है। तो ये आएगा बेटा 13i माइनस का 21p, ये P8 आ गया, ओके। अब आप ध्यान से देखो, इसमें लिखा है P अल्फा प्लस P बीटा माइनस 29p दिख रहा होगा आपको, माइनस 29p। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं P8 प्लस P6, अगर मैं P8 प्लस P6 को ऐड कर दूं तो कितना आएगा बेटा 18i माइनस 29p आएगा, ठीक है। और अगर P8 में से P6 सब्ट्रैक्ट कर दूं, P8 में से P6 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या, तो ये आएगा 8i माइनस का 13p, आया समझ, ठीक है, ये आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा। तो आप यहाँ से देखिए P अल्फा प्लस P बीटा इक्वल टू गामा i माइनस 29p, ये वाली फॉर्म बन रही है, और P अल्फा माइनस P बीटा इक्वल टू डेल्टा i माइनस डेल्टा ये वाली P, तो ये सेम फॉर्म बन रही है। तो गामा का जो काम कर रहा है वो 18 कर रहा है, ठीक है, और डेल्टा का जो काम कर रहा है वो 8 कर रहा है, करेक्ट है। अल्फा का काम 6 कर रहा है और बीटा का काम, अल्फा का काम 8 कर रहा है, बीटा का काम 6 कर रहा है, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये रिश्ता आपके सामने मैंने निकाला है, तो यहाँ से अल्फा आपको क्लियर होगा बच्चों, क्या क्लियर होगा, अल्फा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपको अल्फा क्लियर है, क्या है अल्फा, ये आपके सामने दिख रहा होगा। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपको सबको दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 24, करेक्ट। क्या आंसर आएगा 24। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर 3D जिसे बोलते हैं 3D का बहुत आसान क्वेश्चन है। इस पेपर में 3D के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और मुझे लगा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। देखो, ए प्लेन P कंटेन्स द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। उसने बोला कि एक प्लेन है जो इन दोनों की इंटरसेक्शन लाइन को कंटेन करता है, ठीक है। दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें जाती है। इसको अगर मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखूंगा तो पहले प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। दूसरे वाले प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू -5, ठीक है। हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता है। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लेमडा कितना आएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आ गया प्लेन की इक्वेशन। ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाली है, ठीक। ये पास होता है 0, 2, -2, ठीक है। इसको पास कर देंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? लैम्डा। ये देखते हैं लैम्डा कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमने इन दोनों को पास कर दिया बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा मेहनत है नहीं। हमने इसको पास करा, इसको 0, 2, -2 से पास करेंगे तो बेटा लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी, ओके। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई तो इस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज आवर प्लेन। अब एक बार प्लेन की इक्वेशन आ गई तो उसकी किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब आराम से किसी भी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो मेरे को लगता है इट्स नॉट अ बिग डील। आप लोग आराम से डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस आपके सामने है, डिस्टेंस निकल जाएगी। और डी को उन्होंने पूछा था 620। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन 3D का। मेरे हिसाब से मैं इसको फुल मार्क्स दूंगा कि भैया बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये एक अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। एक रिश्ता उन्होंने दिया था कि fx प्लस एफ पाई माइनस एक्स बराबर होता है पाई स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, किंग प्रॉपर्टी का। और इसकी वैल्यू उन्होंने पूछी थी, इसको आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भैया? आई, ठीक है। किंग प्रॉपर्टी का सिंपल क्वेश्चन, ये लीजिए, इस पर किंग लगाइए आप। क्या लगाइए? किंग। किंग लगाएंगे, ठीक है। अगर आप इस पर किंग लगाएंगे तो ये आएगा एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। और दुनिया में साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है। दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2i बराबर आएगा 0 से पाई, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये आएगा एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है। और साथ में क्या आएगा? साइन एक्स आएगा। आया सामने, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपने दे रखी है पाई स्क्वायर। क्या दे रखी है? पाई स्क्वायर। तो 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा
और 0 से लेकर पाई में हम सब जानते हैं कि sin x का इंटीग्रेशन 2 होता है। क्या होता है? 2। तो 2i बराबर 2 पाई स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर इज पाई स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक सवाल, बिल्कुल बेसिक सवाल, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर इज पाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन बहुत ही ज़्यादा बेसिक सवाल बाइनोमियल थ्योरम का। कुछ क्वेश्चन इस पेपर में बहुत आसान है। देखिए ये सब क्वेश्चंस आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, इसमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट और इसमें x की पावर -7 का कोफिशिएंट बराबर है। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो भैया करोगे क्या? सबसे पहले इसका r निकालो। क्या निकालोगे? r, ठीक है। तो r कैसे निकालते थे हम लोग? एक शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं, ठीक है। r कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि ax की पावर अल्फा प्लस माइनस b अपॉन x की पावर बीटा, ठीक है, और उसकी पावर n। उसमें r निकालने का फॉर्मूला होता है n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा आपको दिख रहे हैं और m क्या होता है? जिसका कोफिशिएंट निकालना है। अगर आपको x की पावर 7 का निकालना है तो m 7 हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, तो r कितना आएगा? r आएगा 11 × 2 22 माइनस 7 का निकालना है 7 अपॉन अल्फा प्लस बीटा 3, तो r की वैल्यू 5 आ गई। r की वैल्यू क्या आ गई? 5। अगर r की वैल्यू 5 आ गई तो यानी सिक्स्थ कोफिशिएंट, सिक्स्थ टर्म निकलेगी, और सिक्स्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा? सिक्स्थ टर्म का कोफिशिएंट आएगा NCR फर्स्ट की पावर 11 - 5 6 और सेकंड की पावर 5। ये इसका कोफिशिएंट आ गया। आ गया कोफिशिएंट, ये इसका कोफिशिएंट आया। किसका? ये कोफिशिएंट आया x की पावर 7 का इसके अंदर। अब दूसरे वाले पर आ जाओ, दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरे वाले का r निकालते हैं। निकालें r, इसका r कितना आएगा? 11 × 1 11 आ गया, माइनस किसका निकालना है? -7 का, तो -7 आ गया, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा बेटा? अब अपॉन में आएगा 3, ठीक है, ये आ गया, तो r1 6 आ गया, r1 6। तो उसका कोफिशिएंट कितना आएगा? उसका कोफिशिएंट निकालते हैं। r1 6 आ गया तो उसका कोफिशिएंट आएगा 11c6, करेक्ट है। फर्स्ट की पावर 11 - 6 यानी 5, करेक्ट है, ठीक है। और सेकंड की पावर यानी -3/1/3 पावर 6। वो ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो। बस सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। हमको पता है कि कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने इनके कोफिशिएंट्स आपके सामने निकाले हैं। ये मैंने निकाला है पहला कोफिशिएंट, ठीक है, ये आपके सामने है, राइट, ठीक है बच्चों। आसान क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये इसका कोफिशिएंट आ गया बच्चों, ठीक है, आ गया। इसी तरह से इसका कोफिशिएंट निकाला, उसने बोला ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो। तो हम जानते हैं 11c5 से 11c6 कैंसिल हो गया, करेक्ट है। a6 से a5 कैंसिल हो गया, a बचेगा। b5 से b6 कैंसिल हो गया, b बचेगा। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं 729 ab = 32। दिस इज द फाइनल आंसर, डन आंसर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इफ द टेंजेंट्स एट P and Q ऑफ द सर्कल मीट एट ए पॉइंट दिस। ये भी अगेन मैं इसको वापस इसी कैटेगरी में रखूंगा। ये सब आप देखेंगे ना, तो जो लोग पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़े हैं, उन्हें पता है कि भाई ये सब लोग, ये सारे क्वेश्चन हमने नोट्स में कराए हुए। और कई बार चिल्ला चिल्ला के बोला होगा क्लास में, बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये सब क्वेश्चन वो हैं जो आएंगे आएंगे आएंगे, और आए हैं। मैं डेटा की गारंटी नहीं लेता, लेकिन आप ये देखिए, ये क्लास में ऑलमोस्ट इलस्ट्रेशन सारे लिए जाते हैं। वो आपसे कहता है कि भैया इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, करेक्ट है, तो ये आपका COC है, ये P है और ये Q है, ठीक है, और ये R होता है, ओके। और ये पॉइंट आपको दे रखा है उसने 9/4, 9/4, ठीक है, ये लिए सरकार। और इसका एरिया निकालना हमें, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम सिखाते हैं क्लासेस में, आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के। एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, द फॉर्मूला इज RL³ / R²+L², RL³ / R² + L²। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया, ठीक है ना। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है RL³ / R² + L², ठीक है। ओके, अच्छा R क्या होगा? सर्कल की रेडियस, जो हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो सर्कल की रेडियस हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? सर्कल की रेडियस आएगी बेटा 1/4 आ गया, फिर 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। भाई ये 1 आएगा, तो अच्छा मैं गलत लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 1 प्लस ये आएगा 1/4, ठीक है, और ये आएगा -5 + 5 आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा ये 20 21 4 25 25/2 आ जाएगा, तो रेडियस आ जाएगी 5/2, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हम सब निकालना जानते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है √S1। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा? √S1, तो वो आप आराम से निकाल सकते हो। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा इसका? लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा बेटा 9/4 रखेंगे तो ये आएगा 81/16 आएगा, करेक्ट है, प्लस आप रखेंगे 2 तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आएगा बेटा 2 × 9/4 यानी 9/2 आएगा, करेक्ट है, प्लस 2 आएगा, वो भी करेक्ट है, माइनस का 5 आएगा। तो ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा।
तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें पता है, बिल्कुल ठीक है, रेडियस हमें पता है, आप इस फॉर्मूले में रखिए, यू विल गेट द आंसर। ये सब नोट्स में करा ही जाते हैं। मैं बार बार ये बात इसलिए नहीं बोल रहा कि हमें ये बताना है कि हम ऐसा पढ़ाते हैं, हम ऐसे नहीं बताना चाहते। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे जेईई मेन की तैयारी के देने गए थे, अगर उन्होंने नोट्स ढंग से पढ़े होंगे तो उन्हें इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ। इसका आंसर आएगा 5/8। इसके 2 तरीके हैं, एक तरीका और बताया मैंने, वो तरीका भी आप एक काम कर सकते थे, आप इस COC की इक्वेशन लिख सकते थे। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये COC है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या है, ये COC, ठीक है। तो COC की इक्वेशन होती है t = 0, तो ये COC की इक्वेशन आ गई। और अगर COC की इक्वेशन पता है, ठीक है, तो COC होती है कॉर्ड, और किसी भी कॉर्ड की जो लेंथ होती है सर्कल में वो होती है 2√r² - p²। तो मैंने इस कॉर्ड की जो लेंथ निकाली है वो इस फॉर्मूले से निकाली है, 2√r² - p²। और व्हाट इज p? p होता है सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो आप निकालोगे तो √5 आ जाएगी, करेक्ट। अब आता है ये वाली लेंथ, ठीक है ना भाई, आपको एरिया तो निकालना है। एरिया क्या होता है, हाफ बेस, बेस तो PQ है, और परपेंडिकुलर ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें PQ पता है। तो इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो P' है। P' हमने निकाला है, आपके सामने है, इसको उठा के रख दीजिए, तो फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते थे। ये उस बच्चे के लिए जो फॉर्मूला भूल गया, अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आप इस पर जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 3 डाइस आर रोल्स, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मैं इसको मीडियम कैटेगरी में रखता हूँ। इफ 3 डाइस आर रोल्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर फ्रॉम द 3 डाइस इज P/Q। ओके, वो कहता है कि आपने 3 डाइस को रोल किया और तीनों डाइस पे डिफरेंट नंबर आने चाहिए। तो पहली बात हमें करना क्या है, हमें करना है कि भाई फेवरेबल क्या होगा, फेवरेबल होगा 6 में से कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट करो, ठीक है। और वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल तरीके से, खत्म। और टोटल तो हमें पता ही है, टोटल कितने डाइस अपने पास है, 3 डाइस हैं, टोटल केस बनेंगे 6 का क्यूब, इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई। आपने जब 3 डाइस को रोल किया, तीनों पे डिफरेंट नंबर आने चाहिए, तो 6 में से 3 डिफरेंट नंबर उठाओ और अरेंज करने का तरीका होगा 3 फैक्टोरियल। क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। तो हमारे पास ये आ गया, करेक्ट है। तो यहाँ से अपने पास प्रोबेबिलिटी निकल गई। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बच्चों, तो 6C3 × 3 फैक्टोरियल / 6 का क्यूब। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं बता देता हूँ क्या है, देखिए मैं इसको सॉल्व किया आपके सामने, 6×3 × 3 फैक्टोरियल / 10। सॉल्व करने पर ये आया 5/9। तो P आ गया 5, Q आ गया 9, तो Q - P की वैल्यू 4 आ गई। कितनी आ गई, 4। तो करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने थोड़ा सा सेट थ्योरी को मर्ज किया है एलिप्स के साथ। वापस क्वेश्चन आसान ही है, टफ नहीं है क्वेश्चन। इन ए ग्रुप ऑफ 100% 75 स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। आपके पास ऐसे लोग हैं जिसमें से 75 लोग तो इंग्लिश बोलते हैं, ये इंग्लिश वाले लोग हैं, ठीक है। और हिंदी बोलने वाले 40 लोग हैं, ठीक है, हिंदी बोलने वाले 40 लोग हैं। ओके, अब सोचो, अपन ऐसे बोलते हैं कि भैया, अब इसको देखते हैं, और ये कॉमन लोग हैं, इसको मैं नाम देता हूँ जो दोनों के लिए मैं क्या नाम दूँ, P नाम देता हूँ। चलो P नाम देता हूँ जो दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो आपने बोला इंग्लिश बोलने वाले, यानी P + इंग्लिश। इंग्लिश पूरा है, ध्यान रखना, हिंदी ये पूरा है, ठीक है। तो ये इंग्लिश पूरा है, ये हिंदी पूरा है। तो E, तो मैं आपसे बोलूँ कि भैया ये जो है ना, इसको मैं क्या नाम दूँ, इसको 1 दे देता हूँ। चलो इसको 2 नाम देता हूँ, एक काम करते हैं, इसको 1 देता हूँ, इसको 2 नाम देता हूँ। ये पूरा हिंदी वाला सर्कल है भैया, और ये पूरा इंग्लिश वाला सर्कल है। तो 1 + P मिलाकर बनता है ना, इसको ऐसे लिखते हैं 1 + P, ठीक है। तो 1 + P मिलाकर बनते हैं 75 लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। और 2 + P मिलाकर बोलते हैं कितने लोग, 2 + P मिलाकर हिंदी बोलते हैं 40 लोग, ओके। और सब मिला के लोग कितने हैं, 100 लोग कितने थे हमारे पास, 100%। तो तीनों मिला के लोग कितने हैं, 100। तो 1 + P + 2 = 100 हो गया, करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो सॉल्व नहीं कर पाए, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, इन दोनों को ऐड करूँगा तो आएगा मेरे पास 1 + 2 + 2P, और ये मेरे पास आएगा बच्चों कितना आएगा, 115, ठीक है। और ये मेरे पास है 1 + 2 + P, ये आएगा बच्चों 100। तो यहाँ से P की वैल्यू 15 आ गई, P की वैल्यू 15 आ गई। कहने का मतलब है दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग 15 ही हैं, ठीक है ना। सिर्फ ऐसे लोग कितने हैं, 15 हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे केवल इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने बचे, तो इंग्लिश बोलने वाले लोग बचे भाई P 15 है, तो P 15 रख दो, तो 1 आएगा 60। यानी केवल और केवल इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं 60, और केवल हिंदी बोलने वाले लोग हैं 25। समझ में आ गया। तो उसने बोला है कि ना, हु स्पीक ओनली इंग्लिश इज अल्फा, ये अल्फा नाम दिया उसने, और ये बीटा नाम दिया उसने, करेक्ट है।
तो बस अब हो गया क्वेश्चन खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको अल्फा की जगह 60 यहाँ रखना था और बीटा की जगह आपको 25 यहाँ रखना था। रख देते हैं, आइए चलिए। तो देखिए मैंने कुछ नहीं करा, सबसे पहले मैंने अल्फा बीटा आपके सामने निकाला है और ये जो एलिप्स की इक्वेशन है बच्चों, इस एलिप्स की इक्वेशन में अल्फा और बीटा रख दीजिए। ये लीजिए सर, आपका बन गया क्वेश्चन ये। और एसेंट्रिसिटी हम सब जानते हैं, एलिप्स के अंदर एसेंट्रिसिटी होती है 1 माइनस छोटू का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। तो 1 माइनस छोटू इज व्हाट, छोटू कौन है यहाँ पर आपको पता ही है। तो दिस इज आर छोटू, ये हमारा छोटू हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो छोटू अपॉन बड़े का स्क्वायर से फॉर्मूला लगाएंगे तो एसेंट्रिसिटी आपको मिल जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा सेट थ्योरी आपको आना चाहिए था, वो मेरे ख्याल से आपको आता है। करेक्ट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इसे मीडियम कैटेगरी में रख सकते हैं, सब कुछ क्लिक पे डिपेंड करता है, आपको क्लिक करेगा कि नहीं करेगा। आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ दिख रहा है x लॉग एक्स। पहली बार में क्लिक कर जाता है कि x लॉग एक्स को मैं t मान लेता हूँ, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, और ये आएगा dx बाई डी टी, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू आएगा डी टी बाई डी वाई, ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो मैंने 1 प्लस एक्स लॉग एक्स को टी माना, एक्स लॉग एक्स को टी मानेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर आएगा डी टी अपॉन डी वाई। तो भैया मेरे तुम यहाँ से चले गए, ठीक है, और तुम चले गए तो क्या बनेगा, ये बनेगा डी टी अपॉन डी वाई बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एक्स लॉग एक्स को टी माना तो टी बनेगा, बराबर में कितना बनेगा, ई की पावर वाई। ओके, सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आ चुका है। अब आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं, इसमें p पता है, q पता है। व्हाट इज p, p इज -1, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज q, q इज e की पावर y। ओके, IF निकालना हम सब जानते हैं। अगर हम इसका IF निकालेंगे तो बच्चे ये आएगा e की पावर माइनस डी वाई, यानी आएगा e की पावर माइनस वाई, ठीक है। फिर हमें लिखना होता है सॉल्यूशन, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एक्स एल एक्स को टी माना, ये हमारे पास आ चुका है। यहाँ से पी और क्यू अपने पास आ चुके हैं, आइए हमने निकाल लिया। IF निकालने के बाद हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको देख रहा होगा टी इंटू ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू क्यू इंटू IF, Q इंटू IF, एंड दिस इज Q एंड दिस इज IF, ठीक है। ये दोनों मिलकर 0 हो गए, ई की पावर 0 1 होता है। ये लीजिए आपके पास सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन आने के बाद उसने क्या बोला समझते हैं। सॉल्यूशन आने के बाद उसने बोला कि 1,0 से पास करो उसको। किससे पास करो, 1,0 से। तो जैसे आप 1,0 से पास करेंगे C0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C0 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसने बोला इसको α,2 से पास करो। किससे पास करो, α,2 से। तो जब आप α,2 से पास करेंगे तो ये वैल्यू आपके सामने निकल कर आएगी। क्लियर। तो मेन स्टेप तो यही है क्वेश्चन की, बाकी सब तो सिर्फ कैलकुलेशन है। ओके, थोड़ा सा लेंदी कह सकता हूं पर आसान है क्वेश्चन, टफ नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, पर मेरे पास जो डेटा आया था एनटीए का मैंने तो उसी से क्वेश्चन उठाया है। हो सकता है इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा डिबेट हो, तो मैं आपको क्लियरली बोल लूँ, क्वेश्चन जो मेरे सामने लिखा हुआ है मैं उसके हिसाब से बात करूंगा। इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लूँगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन सिर्फ पेपर में ये आया तो मैं इसी की बात करूँगा। और आपको पता है डोमेन जब हम निकालते हैं तो डोमेन को देखा तो क्या ख्याल आता है, रूट को देखा तो ख्याल आता है ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स ग्रेटर देन एक्स आएगा, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी 5 आएगा। और जब डोमेन में ही कुछ नहीं है तो रेंज में कुछ आएगा ही नहीं, बात खत्म हो गई। तो ना डोमेन में कुछ है ना रेंज में कुछ है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए कि डोमेन भी 5 है और रेंज भी 5 है। तो दोनों ऑप्शंस गलत हैं, तो मैं इसका आंसर दूंगा नाइदर S1 नॉर S2 इज ट्रू, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिबेट है, तो ध्यान रखिए। अगर आप कहीं और देखते हैं तो हो सकता है, पर क्वेश्चन अगर एग्जैक्टली यही है तो आंसर इसका यही आएगा, नाइदर S1 नॉर S2 ट्रू। क्योंकि जब डोमेन 5 है तो रेंज तो 5 हो गई, रेंज में कुछ है ही नहीं बेसिकली। जब आप दे ही नहीं सकते इनपुट में तो आउटपुट कैसे लेंगे। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर मैंने सेकंड टिक करा है। ओके, इस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा, आप जरूर देखें। अगर कुछ चेंज करके दिया जाता है क्वेश्चन तो, पर अगर एग्जैक्टली क्वेश्चन यही है तो फिर आंसर यही आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे भी वापस कंट्रोवर्सी है। ओके, इसे एनटी ने इसका आंसर 0 दिया है, वैसे हमने इसको बोनस किया है, तो इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है। तो आप देखिएगा एनटी क्या करता है फाइनली। देखिए हमसे बोला गया रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू ए। हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में z इक्वल्स टू अगर x प्लस आइटा वाई है और z बार क्या होता है, x माइनस आइटा वाई होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, z प्लस जेड बार बराबर 2x लिखते हैं। लिखते हैं कि लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, समझ में आया। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि z का रियल पार्ट क्या है, x है, ठीक है, और z बार का रियल पार्ट क्या है, वो भी x है। समझ में आ गया। और रियल पार्ट ऑफ z में अगर रियल पार्ट ऑफ z बार ऐड किया जाएगा तो 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x आता है। तो यहाँ पर भी इसी चीज़ का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है कि इसका रियल पार्ट a है तो इसके बार का भी रियल पार्ट a ही होगा, ठीक है।
तो बेसिकली वो कह रहा है कि इसका रियल पार्ट अगर ए है, अगर z का रियल पार्ट ए है तो z बार का रियल पार्ट भी ए ही होगा, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 2x आएगा। तो बेसिकली इसी फंडे का यूज़ किया गया है। तो इसका अगर रियल पार्ट ए है तो हम क्या बोल सकते हैं, z प्लस जेड बार बराबर होता है 2x। z प्लस जेड बार क्या होता है 2x। तो z प्लस जेड बार कैसे लिखेंगे, ए जेड स्क्वायर, z तो ये हो गया, प्लस जेड बार क्या होगा बताओ, जेड बार हो गया ए जेड बार का स्क्वायर प्लस बी जेड बार हो गया। अच्छा बराबर में क्या आ गया बच्चों, 2a। इस कॉन्सेप्ट को समझो, इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आएगा कि सर कैसे इसको लिख रहे हैं, z प्लस जेड बार, ठीक है ना, z प्लस जेड बार बराबर होता है 2x, 2 ऑफ रियल पार्ट, तो 2a आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं तो ये मेरे पास कोई दिक्कत इसमें है नहीं है सच, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, है ना। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं ए जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस हम लिख सकते हैं बी जेड प्लस जेड बार लिख सकते हैं, बराबर में आ सकता है 2a। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आता है दूसरी बात, दूसरी वाली क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरी वाली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ बी जेड स्क्वायर प्लस ए जेड बराबर बी। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे रिप्लीकेट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, सेम इक्वेशन में यहाँ से लिख देता हूँ। कैसे लिखूंगा, बी और ये लिखूंगा जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर प्लस में लिखूंगा ए और यहाँ पर लिखूंगा मैं जेड प्लस जेड बार और बराबर लिखा जाएगा 2b। ऐसे हम लिख सकते हैं, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। आगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अब उसने एक रिलेशन दिया है ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं है। तो एक बार हम ऐड करते हैं, एक बार हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया, कर दिया 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट। जब मैंने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा भैया a माइनस बी आएगा, करेक्ट है, सब में से, और ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है सर, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर आएगा जेड प्लस जेड बार माइनस का, करेक्ट है, ये भी आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, ए माइनस बी, बी माइनस आएगा तो मैंने माइनस बैलेंस कर दिया है, बराबर में आएगा 2 इंटू ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। और हमारे पास मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू ए माइनस बी, और ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है, साफ साफ उसने लिखा है, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये रिश्ता मेरे पास आ चुका है। तो रिश्ता क्या आ गया मेरे पास, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर, एक रिश्ता ये बनेगा, राइट। अच्छा जेड प्लस जेड बार हमें पता होता है 2x होता है, और अगर आप जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर निकालेंगे, मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो उसका स्क्वायर नहीं कर सकता हो, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो उसका स्क्वायर नहीं कर सकता हो, और दोनों का स्क्वायर करके उसका रियल पार्ट हम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का रियल पार्ट जो आएगा वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा माइनस का 2x बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 1, करेक्ट। ये पहली इक्वेशन आ गई, ओके। ये आई सब्ट्रैक्ट करके। अगर मैं ऐड करता तो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या होगा, जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पर a प्लस बी सब में आएगा, तो यहाँ से a प्लस बी आएगा, ठीक है। अच्छा ये वापस आएगा, इसकी जगह मैं लिखूँगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ जाइए, दो वापस यहाँ पर a प्लस बी आएगा, ठीक है। इसकी जगह मैं लिखूँगा 2x, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर भी आएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ गई, दिक्कत ये आ गई, उसने ये बोला था कि a b के इक्वल नहीं है, लेकिन उसने ये कहीं नहीं बोला कि a माइनस बी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ एक इशू आएगा। तो यहाँ आपको 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। दो केस कौन कौन से बनेंगे, तो यहाँ पर 2 केसेस हमने बनाए हैं, वो आप देख लीजिए। यहीं से जाके क्वेश्चन बोनस की शुरुआत होती है। देखिए आप अच्छे से देखिएगा, है ना। इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। एक इक्वेशन तो मैंने ये बनाई थी, ये वाली सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बनी है, जो आपके सामने लिखी हुई थी। कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन बेटा, ये वाली इक्वेशन जो आपके सामने लिखी हुई है, राइट। चलिए दूसरी इक्वेशन मैंने ये बनाई है जो आपके सामने ये भी लिखी हुई है, ये आपके सामने क्लियर है। लेकिन यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं। 2 बातें कौन कौन सी हो सकती हैं, कि अगर a प्लस बी 0 नहीं है, a प्लस बी 0 नहीं है, अगर a प्लस बी 0 नहीं है तो मैं a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल कर सकता हूँ, और इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 2, करेक्ट। कब बनेगा, जब a प्लस बी 0 नहीं है। अगर a प्लस बी 0 नहीं है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1, करेक्ट। और दूसरी इक्वेशन आपके सामने है, क्या है दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, ये 1 है और ये भी 1 ही है, क्लियर। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो अगर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 2x की वैल्यू 0 आएगी, यानी x की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 0 आएगी तो y स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि x और y दोनों रियल होते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं x प्लस आइटा y, उसमें x और y दोनों रियल होते हैं। तो यहाँ से मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। लेकिन ये तब मिलेगा जब a प्लस बी 0 नहीं है, ये तब मिलेगा जब a प्लस बी 0 नहीं है। ध्यान रखना, ये तब मिलेगा जब a प्लस बी 0 नहीं है। लेकिन उसने ऐसा बोला ही नहीं ना, उसने इसके बारे में कोई बात ही नहीं करी। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि a प्लस बी 0 हो जाए,
और अगर ऐसा हो सकता था कि ए प्लस बी जीरो हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, अगर ए प्लस बी जीरो हो गया तो भैया मेरे ए प्लस बी अगर जीरो हो गया तो जीरो बराबर जीरो हो गया, और जीरो बराबर जीरो हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो यहाँ पर दो बातें हैं, तो दो केसेस बनते हैं। अगर ए प्लस बी जीरो नहीं है तो आंसर आएगा नो सॉल्यूशन, और अगर ए प्लस बी जीरो है तो आंसर आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कोई बोला नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन में इसका जो आंसर है वो हम बोनस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल इसके हिसाब से देखा जाए तो बोनस होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए, बोनस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच वेयर द पोजीशन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। क्या है, कोप्लेनर। बिल्कुल सिंपल सवाल। इस पॉइंट को ए नाम दीजिए, इस पॉइंट को बी नाम दीजिए, इस पॉइंट को सी नाम दीजिए, और इस पॉइंट को डी नाम दीजिए, ठीक है। और एक कोप्लेनर है। कोप्लेनर है, इसका मतलब क्या होगा भैया, बॉक्स ऑफ ए बी, ए सी और ए डी जीरो होगा। सिंपल, डिटर्मिनेंट ही तो जीरो करना है। सिंपल क्वेश्चन है। बॉक्स ऑफ ए बी, ए सी, ए बी आप लिखना जानते ही हैं, ठीक है। तो अगर आपको ए बी वेक्टर लिखने को बोला जाए तो ए बी वेक्टर क्या होगा, आप लिख लो भैया। ए बी क्या होगा, 1 आ गया, ठीक है, और माइनस माइनस ये -1 आ गया, करेक्ट है, और ये आएगा 1, ठीक है। ये ए बी आ गया। अगर मैं ए सी की बात करूँ तो क्या आएगा, ए सी की बात करेंगे तो हम आएगा अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 1, तो अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 1 तो अल्फ़ा आ गया, और ये 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये आएगा -1, ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर मैं AC की बात करता हूँ, AC का मतलब सी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AC, ये AD की, सॉरी AD की बात करता हूँ, तो AD की बात करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, 9 - 1, ये 8 आ जाएगा, करेक्ट है। और अल्फ़ा -8 में से गया तो अल्फ़ा -6 आ जाएगा, करेक्ट है। और 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा। उसका बॉक्स जीरो कर दो, इसका बॉक्स क्या कर दो, जीरो, ठीक है। देखते हैं, कुछ नहीं करना, कोप्लेनर है तो बॉक्स जीरो होगा, डिटर्मिनेंट जीरो होगा, ठीक है ना। तो इन सबके बॉक्स जीरो कर दीजिए। ये लीजिए, सिंपल है, अल्फा निकल कर आ जाएगा और उसके लिए 2 आ जाएगी। अल्फा 4 आएगा और सम ऑफ द वैल्यूज पूछा था उसने, तो 2 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 2। सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन, इसको मैं कहता हूँ बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। जो बच्चा तैयारी कर रहा था वो सबको करके जाना चाहिए था। बेसिक सवाल है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 3D का है। बहुत सारे क्वेश्चन वेक्टर 3D में से आते हैं, तो आपको पता है अगेन ये क्वेश्चन है, पर ये फिर भी ठीक है। बेटर कैटेगरी क्वेश्चन है, इसको मैं बेटर कैटेगरी में रख सकता हूँ। इफ अ लाइन पासेस थ्रू 0, 1, 2 और इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है और इस प्लेन के पैरेलल है। इस प्लेन के पैरेलल है मतलब ये एक लाइन, ये प्लेन है, ठीक है, और लाइन इसके पैरेलल है, ओके। और ये जो लाइन है किससे पास हो रही है, लाइन पास हो रही है 0, 1, 2 से। ये लाइन किससे पास हो रही है, 0, 1, 2 से पास हो रही है, और इंटरसेक्ट इस लाइन, ये कोई लाइन है, दूसरी लाइन, कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये लाइन कौन सी है, x - 1/2 है। आगे चलते हैं, ये y - 2/3 है, बिल्कुल ठीक है सर, और z - 3/4 है, ठीक है। ये अपने पास लाइन है, इस लाइन को जाके कहीं इंटरसेक्ट करती है। ये हमें पॉइंट नहीं पता, इस पॉइंट को P नाम देते हैं, ओके, और इस पॉइंट को चलो Q नाम देते हैं, ओके। अच्छा, आपको पता है हमेशा की तरह जब भी हमें लाइन पे पॉइंट निकालना होता है उसको लैम्डा मान लेते हैं। तो पॉइंट कितना आ गया, 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा + 2, 4 लैम्डा + 3, ठीक है भैया, ये पॉइंट आ गया, ठीक। इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख देते हैं, 2 लैम्डा + 1, ठीक है, 3 लैम्डा + 2, करेक्ट है, और आगे आता है 4 लैम्डा + 3। अब उसने बोला है कि ये जो लाइन है इस प्लेन के पैरेलल है, तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा उस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो चूंकि ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो इस लाइन का नॉर्मल इस प्लेन के भी, मतलब इस प्लेन का नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का डॉट जीरो होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि PQ डॉट n, व्हाट इज n, n इस लाइन का नॉर्मल वेक्टर। क्या है इस लाइन का नॉर्मल, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है बेटा 2, 1 और -3, ठीक है। प्लेन के नॉर्मल का DR कितने हैं, 2, 1 और -3। तो चूंकि ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो इस प्लेन का नॉर्मल भी लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, 0। क्या हम PQ लिखना जानते हैं, बिल्कुल लिखना जानते हैं। PQ आप लिख लीजिएगा, तो ये आएगा 2 लैम्डा + 1, ठीक है, 3 लैम्डा + 1, करेक्ट है, ठीक है। आगे चलिए, 4 लैम्डा + 1, करेक्ट है, और डॉट क्या करेंगे, डॉट करेंगे 2, 1 और -3, इसको 0 कर दीजिए, तो यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा। क्या मिलेगा, लैम्डा। ये देखते हैं क्या मिला लैम्डा हमें। तो भाई लोगों को लैम्डा की वैल्यू 0 मिलेगी, और लैम्डा की 0 वैल्यू मिलते ही ये पॉइंट आ गया 1, 2, 3। चलिए, इस पॉइंट को मैंने क्यों बोला है यहाँ पर, तो यहाँ से समझ लीजिएगा ये पॉइंट आ जाएगा 1, 2, 3। ये पॉइंट 1, 2, 3 आ गया, और ये पॉइंट हमारे पास पहले से था। तो जब मेरे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं तो क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकता 2 पॉइंट फॉर्म से, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इस लाइन की इक्वेशन में 2 पॉइंट फॉर्म से लिखूंगा। P पता है, Q पता है, तो इस लाइन की इक्वेशन में लिख सकता हूं 2 पॉइंट फॉर्म से। तो 2 पॉइंट फॉर्म से बच्चों मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिख ली है।
और अगर मेरे को लाइन की इक्वेशन लिखना आ गया तो उस लाइन की किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हम जानते हैं। ये जो पॉइंट है बेटा 1, -9, 2 ये पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने इस लाइन पे एक पॉइंट माना, इसको म्यू माना, म्यू मान के इस पे पॉइंट लिख लिया। क्या लिखा? पॉइंट म्यू म्यू+1 म्यू+2 जैसे आप लिखते हैं, पॉइंट लिख लिया। तो पॉइंट पता है और चूंकि ये परपेंडिकुलर है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये लाइन के परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू का इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है? 1, 1, 1। इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है? 1, 1, 1। तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए तो म्यू मिल जाएगा -3, और म्यू मिल गया, इसका मतलब आपको क्यू डैश पॉइंट मिल गया, यानी ये वाला पॉइंट मिल गया। और अगर ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो डिस्टेंस निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट। इस क्वेश्चन को मैं बोल सकता हूं मीडियम कैटेगरी में रखेंगे। अच्छा है क्वेश्चन, इजी नहीं है, ये हम तय कर सकते हैं, पक्का है। ओके, सबसे सिंपल सवाल भैया, बहुत सालों बाद ऐसा क्वेश्चन आ गया, बच्चे खुश हो गए होंगे पीएनसी का ये क्वेश्चन देखकर कि रैंक का क्वेश्चन पूछ लिया। भैया रैंक बताओ कि पब्लिक को अगर लिखा जाए तो पब्लिक की रैंक क्या होगी। इतना आसान क्वेश्चन, मतलब हद से ज़्यादा आसान है, ठीक है। 2 तरीके होते हैं इसके, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ सीधा। तो ये लिखेंगे पब्लिक, ओके, ये लीजिए पब्लिक लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। कितने लोग हैं? 5 लोग, 6 लोग हैं तो 5 से चालू करेंगे। यहाँ लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, यहाँ लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, यहाँ लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, यहाँ लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, यहाँ लिखेंगे 1 फैक्टोरियल, यहाँ लिखेंगे 0 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। पहले आता है बी, करेक्ट है, फिर आएगा सी, BCD E F G H I J K L M N O P और फिर यू आएगा, ओके। सबसे बड़े तरीका रैंक निकालने के 2 तरीके होते हैं, हमने मेथड से भी इसका सॉल्यूशन दिया है, मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। ये 6 लोग हैं तो 5 फैक्टोरियल से चालू करिए, अब आ गया जाइए, ठीक है। पी के ऊपर कितने लोग हैं? 4, पी के ऊपर 4 लोग हैं, इंटू 4 करके पी को गायब कर दो, ठीक है। अब आ जाइए यू, यू के ऊपर कितने लोग हैं? 4, यू के ऊपर 4 लोग हैं, यू को गायब कर दो। अब आता है बी, बी के आगे कुछ नहीं है, हवा है, तो इंटू 0 करेंगे और बी को गायब कर दो, हटा दो, ठीक है। एल, एल के आगे 2 लोग हैं, कितने लोग हैं? 2, तो एल के आगे 2 लोग हैं और एल को गायब कर दो, खत्म। अब आता है आई, आई के आगे एक ही आदमी है, इंटू 1 करके आई को गायब कर दो और लास्ट में इंटू 1 आता ही है, ओके। तो बच्चों ये आ गया 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होता है 120 इंटू 4, 480 हो जाएगा, प्लस आएगा 96 आ जाएगा, ठीक है, प्लस आएगा 0 आएगा, प्लस 4 आएगा, प्लस 1 आएगा, ठीक है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से 582। कौन सा रैंक आएगा? 582, करेक्ट। सिंपल ऑर्डिनरी, मेरे ख्याल से हर बच्चा करके आया होगा। 582 इसकी रैंक है, करेक्ट। नेक्स्ट, ओके, अगेन भैया ताबड़तोड़ इजी क्वेश्चंस की लाइन लगी है इस पेपर में। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत, मैं ये नहीं कहता कि पूरा पेपर आसान है, लेकिन बहुत इजी पेपर है। जैसे मैथ्स के पेपर आ रहे थे जेईई मेन में, उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत आसान पेपर उन्होंने दिया है। 3 वेक्टर्स ABC रिप्रेजेंट 3 कोटर्मिनस एजेस ऑफ ए पैरेलल पाइप ऑफ वॉल्यूम V, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम V है तो वॉल्यूम V क्या होगा? बॉक्स ABC, हम सब समझते हैं बॉक्स ABC इसका वॉल्यूम होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। देन द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्स हुज कोटर्मिनस एजेस आर दिस रिप्रेजेंट बाय दिस, है ना, जिसकी एजेस ये हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका वॉल्यूम होगा भैया A, फिर आएगा B + C, और इधर कितना आएगा? A + 2B + 3C, ठीक है। और इसको लिखना सिखाया जाता है क्लासेस में। कैसे लिखना सिखाया जाता है? A के आगे 0 0 है तो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? आप याद करो कैसे लिखना सिखाया जाता है, 1 0 0। अच्छा, ये B + C है तो क्या लिखा जाएगा? 0 1 1, ये 1 2 और 3, और यहाँ लिखा जाता है बॉक्स ABC। क्या लिखा जाता है? बॉक्स ABC, ओके। जो A लिखा हुआ है बच्चे, उसको लिखेंगे अपन A + 0 + 0। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 0 + B + C। ऐसा लिखना सिखाया जाता है क्लासेस में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो V1 बराबर आ गया बॉक्स ABC, यानी बराबर आ गया V के, करेक्ट है। तो आंसर इज V। अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें लिखा है कि 2023 की पावर 2022 माइनस 1999 की पावर 2022 इज डिविजिबल बाय 8। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? चलिए चेक करते हैं। हम लोगों को एक थ्योरी पढ़ाई जाती है कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n की जब फैक्टर करते हैं तो x माइनस वाई आता है, ठीक है। साथ में x की पावर n माइनस 1 आगे करके चालू हो जाता है। ये हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको पता दूं मैं आपको, एक थ्योरी ये पढ़ाई जाती है कि x की
पावर n माइनस वाई की पावर n होता है x माइनस वाई और उसके बाद ये आता है। इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं। आप चाहोगे तो यहाँ पर जीपी लगा लो, जीपी लगा के आप ड्राइव करोगे तो यही आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल सी बात है कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो उसमें एक कॉमन फैक्टर होता है x माइनस वाई। क्या होता है बेटा? x माइनस वाई, ठीक है ना। तो x की पावर n माइनस वाई की पावर n में x माइनस वाई एक कॉमन फैक्टर होता है, राइट। अब इधर आ जाइए, तो बेटा ये है x की पावर n और ये है बेटा y की पावर n। तो x की पावर n माइनस वाई की पावर n में कॉमन फैक्टर होगा x माइनस वाई। तो 2023 माइनस 1999 1999 और बाकी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, यही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आएगा बेटा 24, कितना आएगा? 24 आएगा और साथ में जो चल रहा है वो चल रहा है, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। आपने पूछा क्या ये 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल है सर, 100% ये एक्सप्रेशन 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 24 आपको बाहर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैं पहली बात बोलूँगा S1 इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली S1 इज़ करेक्ट। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है मैंने, S1 करेक्ट है, तय है। S1 का काम हो गया। अब मैं जाऊँगा S2 के पास। किसके पास? S2 के पास, ठीक है। S2 में लिखा है 13, 13 को लिख सकता हूँ मैं 13 इंटू 1 प्लस 12 की पावर n, ठीक है, माइनस 11n माइनस 13, ओके। इसको अगर अपन बाइनोमियल से ओपन करें तो 1 प्लस NC1 इंटू 12 आएगा, प्लस NC2 इंटू 12 का स्क्वायर आएगा, करेक्ट है, ऐसे ही आएगा, चलता जाएगा, ठीक है। माइनस का 11n आएगा, माइनस का 13 आएगा, ओके। अच्छा 13 इंटू 1 से 13 खत्म, 13 इंटू 1 से 13 खत्म। अच्छा ये आएगा 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 कितना हो गया? 36 और 15, 156 आएगा, है ना। तो 12 इंटू 13n, तो ये आएगा 156n। कितना आएगा? दिस इंटू दिस, ये आएगा 156n। 156n में से 11n गया तो बनेगा 145n। आने वाले बाकी सारे इस एक्सप्रेशन से 12 का स्क्वायर सब में कॉमन आएगा, बाकी सारे एक्सप्रेशंस में 12 का स्क्वायर कॉमन आएगा, 12 का स्क्वायर, 12 का क्यूब, सब में 12 का स्क्वायर आएगा। लड़ाई सिर्फ इस बात की है, उसने ये पूछा था कि क्या ये 144 से डिविजिबल है फॉर इनफाइनाइट मैनी n, करेक्ट। मैं इसको बोलूँ, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट किया है, बहुत सारे लोगों ने इसके अलग अलग आंसर दिए हैं, पर ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं अगर इनिशियली सोचूं तो शायद मैं भी इस क्वेश्चन को गलत कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि आपने बोला है कि क्या 144 से डिविजिबल है, तो बच्चा बोलेगा सर ये एक्सप्रेशन तो 144 से डिविजिबल है, लेकिन ये एक्सप्रेशन 144 से डिविजिबल नहीं है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। कैसे? अगर मैं n को 144 का मल्टीपल ले लूँ, अगर मैं n को 144m ले लूँ और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ऐसी बहुत सी टर्म्स होंगी जिसमें जो n होगा 144 का मल्टीपल होगा। तो अगर मैं n की वैल्यू 144m ले लूँ, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो ये क्या एक्सप्रेशन 144 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो इसका स्टेटमेंट नंबर 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट नंबर 2 भी ट्रू है, दोनों। इसका सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है, इसे ध्यान रखिए, काम आएगा फ्यूचर में। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका आंसर आएगा, दोनों स्टेटमेंट्स के करेक्ट हैं, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ट्रिगो फेज 1 का बहुत इजी सवाल है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ क्या करना है। इसमें दिख रहा होगा आपको tan 9 दिख रहा है, ठीक है ना। तो tan 81 जो होता है ना, उसको हम लिख सकते हैं cot 9, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और tan 63 को लिख सकते हैं अपन cot 27, ठीक है। तो अपन ने क्या करा बच्चों, tan 9 को अपन ने cot 9 के साथ मैच कर लिया, tan 9 को हमने cot 9 के साथ मैच कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और tan 27 को अपन ने cot 27 के साथ मैच कर लिया, ओके। साइन कॉस में आप चेंज कर लेंगे, जब साइन कॉस में चेंज करेंगे तो भैया ये आ जाएगा साइन ऑफ 9 डिग्री, ठीक है, कॉस ऑफ 9 डिग्री, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर भी यही होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, साइन कॉस में चेंज कर लीजिएगा, तो 2 sin 27 डिग्री कॉस 27 डिग्री, समझ आ गया, ठीक है। ये बन जाएगा साइन 18, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन साइन 18, 2 अपॉन साइन 18, इधर आ जाइए, ये आएगा 2 अपॉन साइन 54, ओके। अच्छा साइन 54 होता है cos 36, साइन 54 क्या होता है? cos 36, और साइन 18 की वैल्यू हमें पता होती है √5 माइनस 1/4, और cos 36 की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4, तो दोनों वैल्यूज़ को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए रखते हैं, देखिए, तो यहाँ पर मैंने दोनों की वैल्यूज़ रख दी हैं, दोनों की जैसे ही आप वैल्यूज़ रखेंगे यू विल गेट द आंसर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आंसर 4 आएगा। ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, ट्रिगो फेज 1 का बहुत सिंपल सा सवाल। ये भी एक सिंपल सा सवाल है, क्योंकि ये AGP का क्वेश्चन है, और AGP के क्वेश्चंस में हमें पता है, देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1, ठीक है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, AP चल रही है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो GP चल रही है, ठीक है ना। क्या चल रही है? GP चल रही है। तो सिंपल AGP का सवाल है ये, और AGP का सिंपल क्वेश्चन है, हम क्लास में ऐसे क्वेश्चन करते ही हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 20 की पावर 19 जो लिखा हुआ है,
है ना, ये लिखा हुआ है, ओके, प्लस फिर इसको हम लिखते हैं 2 इंटू, ये लिखा है 21 इंटू 20 की पावर 18 लिखा हुआ है, करेक्ट है, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लिखेंगे 20 इंटू 21 की पावर 19 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा हमने लिखा हुआ है, राइट। अच्छा, यहाँ तक लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन रेशो से। अच्छा, कॉमन रेशो कितना आएगा, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँ, इससे इसको डिवाइड करूँ तो कॉमन रेशो आता है 21/20, ठीक है। तो इसको 21/20 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे बच्चे और उसको एक खिसका के लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको एक खिसका के लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करूँगा 21/20 से, तो 21/20 को मल्टीप्लाई करके इसको एक खिसका के यहाँ लिखूँगा, तो ऐसे लिखा जाएगा 21 इंटू 20 की पावर 18, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट टर्म खिसकते खिसकते जब लास्ट वाली टर्म आएगी, लास्ट वाले टर्म को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21 की पावर 20, ठीक है। तो आपको इससे मल्टीप्लाई करके खिसकाना है। अब आगे चलिए, ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट आप करना जानते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1 - 21/20, कितना आ जाएगा, ये -1/20 आ जाएगा, आई थिंक जो मैं लिख रहा हूँ करेक्ट है। यहाँ पर आएगा 20 की पावर 19, बिल्कुल ठीक है सर। और यहाँ पर जो मेरे को दिख रहा है वो आएगा 21 इंटू 20 की पावर 18 दिख रहा है, करेक्ट है, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, ओके। इसके जस्ट नीचे जो टर्म होगी वो मैं लिख देता हूँ, क्लियर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे टोटल 20 टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स है, 20 टर्म्स हैं। तो लास्ट वाली जो टर्म आएगी वो 21 की पावर 19 आएगी और ये टर्म माइनस होकर आएगी 21 की पावर 20, क्लियर। तो ये वापस एक जीपी बन रही है, ये वापस जीपी बन रही है और जीपी का सम हम निकालना जानते ही हैं। तो यहाँ पर हम जीपी का सम लिख लेंगे, तो -1/20s, ठीक है, बराबर आएगा जीपी का सम। जीपी का सम क्या होगा, ए कितना है 20 की पावर 19, ओके। आर कितना आएगा, आर आएगा 21/20 की पावर 20 -1, ठीक है, अपॉन 21/20 -1, ठीक है, ये आ गया। और लास्ट में लिखा हुआ है -21 की पावर 20, ओके। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है, सिंपल है, कैलकुलेशन आप सॉल्व करिएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। आपके सामने सिंपल मैंने क्या किया है, सबसे पहले हमने एस माना, फिर हमने कॉमन रेशो से इसको मल्टीप्लाई करा, क्या करा बच्चों, इसको कॉमन रेशो से हमने मल्टीप्लाई करा, आपके सामने मल्टीप्लाई कर रखा है बच्चों, सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट करके हमने सॉल्व किया है। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको निकल कर आएगी एस की, ये वैल्यू निकल कर आएगी एस की, ठीक है। और ये वैल्यू दे किसके बराबर रखी है आपने, इसके बराबर दे रखी है, तो यहाँ से के निकल कर आएगा 400, कितना आएगा 400, तो करेक्ट आंसर इज 400। नेक्स्ट, लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ हाइपरबोला, ठीक है ना। एसेंट्रिसिटी जो है एलिप्स की वो इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल है। मैं आपको बता दूं ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होती है √2, ठीक है। तो अगर मैं इसकी एसेंट्रिसिटी को √2 नाम दूं, है ना, अगर मैं इसकी एसेंट्रिसिटी को √2 बोलूँ तो एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होगी वो हो जाएगी 1/√2, ऐसा उसने कहा है क्वेश्चन में, ठीक है, पहली बात। अच्छा, एसेंट्रिसिटी होती क्या है, वैसे एसेंट्रिसिटी होती है 1 - b²/a² इक्वल टू होता है e², हम जानते ही हैं एलिप्स के केस में, ठीक है। तो ये आ गया 1 - b²/a² आ गया और बराबर में आ गया हाफ, कितना आ गया हाफ, ठीक है। तो यहाँ से b²/a² की वैल्यू हाफ आ गई, तो यहाँ से एक रिश्ता आ गया 2b² = a², बिल्कुल सिंपल सा रिश्ता है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसने बोला इफ़ द एलिप्स इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एट राइट एंगल, ये अच्छा पॉइंट है कि अगर एलिप्स हाइपरबोला को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता है तो ध्यान रखिएगा दोनों के फोकस वो कॉनफोकल होंगे, कॉनफोकल का मतलब दोनों के फोकस सेम होंगे, ठीक है। तो अगर वो एलिप्स और हाइपरबोला एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों कॉनफोकल होंगे, यानी दोनों के फोकस सेम होंगे। तो हमें करना कुछ नहीं था, हमें दोनों के फोकस सेम करने हैं। कैसे करेंगे फोकस सेम, अगर मैं हाइपरबोला की बात करता हूँ तो हाइपरबोला को ऐसे लिख सकते हैं x²/1/2 y²/1/2 = 1, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो हम दोनों के फोकस बराबर करना है, तो इसका फोकस अगर हम लिखेंगे तो इसका फोकस लिखा जाएगा ± ए कितना है इसका 1/√2, ठीक है, ए कितना है इसका 1/√2, ई कितना है √2, 0, समझ में आ गया, ठीक है, ए। और अगर मैं एलिप्स का फोकस लिखूंगा तो एलिप्स का फोकस आएगा ± ए कितना है उसका 1/√2, 0, समझ में आ गया सबको, क्लियर है। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, तो आपको दिख रहा होगा a√2 के बराबर है। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से दिख रहा है a√2 के बराबर है। और अगर a√2 के बराबर है तो यहाँ से हम b निकाल सकते हैं, तो 2b² = a² के लिए 2 हो गया तो b² 1 आ गया। तो आपने मुझसे पूछा है लेटर सेक्टम की लेंथ होती है 2b²/a, लेटर सेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b²/a, ठीक है। तो 2b² कितना है 1 है और a² कितना हुआ a हो गया √2, तो √2 आ रहा है।
और आपसे इसका स्क्वायर पूछा गया है। क्या पूछा गया है इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना आएगा 2। तो द करेक्ट आंसर इज 2। द करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 2। सिंपल। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, पर जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ उसके लिए नॉर्मल क्वेश्चन है। कैसे? एक नॉर्मल क्वेश्चन में जब पढ़ाया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो एक सर्किल की इक्वेशन समझाई जाती है, z1 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का होल स्क्वायर बराबर आता है मॉड z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा पढ़ाया जाता है सर्किल के अंदर। ठीक है, ये a z है, ये b z1 है, ठीक है, और ये c z2 है। ओके, और ये एंगल होता है 90 डिग्री और ये होता है डायमीटर। ये डायमीटर होता है। मॉड z1 माइनस z2 क्या होता है? डायमीटर होता है। ठीक है, तो आपने मुझे दिया है 2 लैम्डा, है ना। ठीक है, इक्वेशन ऐसे होती है। तो मॉड z माइनस z1 का काम कर रहा है अल्फा, z2 का काम कर रहा है बीटा। ठीक है, और हमारे पास क्या आएगा, ये डायमीटर, मतलब ये होता है मॉड z माइनस z2 जो होता है ये डायमीटर हो गया बेसिकली। तो मॉड z1 माइनस z2 का स्क्वायर है 2 लैम्डा, यानी मॉड अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है बच्चे, मॉड अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर है 2 लैम्डा। उसने दिया है आपको। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो आपसे कहता है कि इफ रूट लैम्डा माइनस 1 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए मॉड z1 माइनस z2 जो है वो तो डायमीटर है, वो तो 2r के बराबर होता है। 2r के तो रेडियस दे रखी है आपने रूट लैम्डा माइनस 1, तो ये 2 टाइम्स ऑफ रूट लैम्डा माइनस 1 के बराबर है, ऐसा उसने बोला है आपसे। यानी वो आपसे बोल रहा है कि मॉड अल्फा माइनस बीटा जो है वो इसके बराबर है 2 टाइम्स ऑफ रूट लैम्डा माइनस 1 के, ऐसा बोल रहा है साफ साफ। तो यार रख दीजिए, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आएगा 4 आएगा। ठीक है, यह लैम्डा माइनस 1 बराबर आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2। तो करेक्ट आंसर इज 2। लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है? अच्छा, करेक्ट आंसर 2 नहीं है, सॉरी, ये तो लैम्डा निकाला है। ठीक है, लैम्डा निकाला है, तो यहाँ से मॉड अल्फा माइनस बीटा बराबर आएगा, लैम्डा की जगह 2 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा। मॉड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा, तो मॉड अल्फा माइनस बीटा 2 आ जाएगा। कितना आएगा? 2। तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, क्या आंसर आएगा बच्चों? 2। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको टेंजेंट नॉर्मल में डालिए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। उसने बोला कि लेट ए कर्व पासेस टू द पॉइंट। ठीक है ना, एक कर्व 2 पॉइंट से पास होता है, बिल्कुल ठीक है। कर्व के बारे में भाई ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ ज्ञान ही नहीं दिया, बस बोला कर्व जो है पास हो रहा है। ठीक है, और कर्व के किसी पॉइंट आर पर, उसने बोला कर्व के किसी पॉइंट आर पर, तो बी कॉमा एफ बी पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है? टेंजेंट। और ये टेंजेंट जाके भैया किसी पॉइंट किससे पास होता है? कट द वाई एक्सिस एट 0,c से पास होता है। ठीक, तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन अगर मैं लिखूं, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखना हम सबको आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे टेंजेंट की इक्वेशन? y माइनस एफ ऑफ बी, ठीक है, बराबर में लिखेंगे अपन x माइनस बी। ठीक है, और स्लोप लिखेंगे। स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? f डैश x आएगा। क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कितना होगा भैया? dy बाई डी एक्स आएगा f डैश x। क्या आएगा? f डैश x। और पॉइंट ये रहा, पॉइंट रखेंगे b, तो ये आ जाएगा f डैश b। तो स्लोप आ गया f डैश b। अब ये भाई किससे पास हो रहा है? 0,c से। ठीक है, इसको पास कर दीजिए आप 0,c से, कर देते हैं पास। तो y की जगह c रखेंगे तो c माइनस एफ ऑफ b आ गया, x की जगह 0 रखेंगे तो माइनस का b, f डैश b आ गया। आगे यहाँ तक आने का उसने एक रिश्ता और दिया है कि BC बराबर 3 है। BC बराबर 3 है तो C की जगह लिखूंगा 3/b। तो 3/b माइनस एफ ऑफ b बराबर आएगा माइनस b f डैश b। ओके, इसको उधर ले जाते हैं, इस भाई को उधर ले आते हैं। तो मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ b f डैश b लिख लेता हूँ। ओके, और माइनस का f b छोड़ देता हूँ, बराबर में 3/b लिख लेता हूँ। करेक्ट है? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से? यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत है। आई, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने यहाँ तक टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, टेंजेंट की इक्वेशन को हमने पास किया 0,c से, 0,c से पास करके हम यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ तक आने के बाद c की जगह मैंने 3/b लिख लिया, उसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ से मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है। करेक्ट है? ओके, अब इस एक्सप्रेशन को आगे देखिए कैसे करेंगे। हमने इसको b² से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन पता है क्या बन गया? ये बन गया d ऑफ एफ बी अपॉन बी।
समझ में आ गया। और बराबर में क्या लिखा हुआ, -3/b³। अब ये क्वेश्चन करने लायक हो गया, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं आराम से b के रेस्पेक्ट में, मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत आएगी, राइट। आगे देखते हैं क्या करना है। देखिए सर, सबसे पहले हम यहाँ तक पहुँच गए आराम से, बहुत आराम से हम यहाँ तक पहुँच गए सारे बच्चे जैसे ही हम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि बहुत आराम से यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है, पहुँच गए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा निकालने के लिए उसने बोला है कि कर्व इससे पास हो रहा है, इस पॉइंट से आप पास करिए, जैसे ही आप पास करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू 0 आते ही, जैसे लैम्डा की वैल्यू 0 आएगी तो फंक्शन निकल कर आ गया, ये आ गया। तो फंक्शन क्या निकल कर आ गया भैया, फंक्शन निकल कर आ गया f(b) बराबर आ गया 3/2b। ओके, अब आगे देखिए पीछे फंक्शन में कहता है कि वो इससे पास होता है a,½ से। किससे पास होता है, a,½ से। पास कर दीजिए, तो a,½ से पास करते हैं, बेसिकली a,½ से पास करते हैं, कर दें पास। तो x की जगह तो a रखना है, तो f ऑफ बेस, इसको आप ऐसे समझो ये फंक्शन ये है, बेसिकली फंक्शन ये आ चुका है आपके पास, इसको आप ऐसे समझो फंक्शन ये आ चुका है, ठीक है। अब आप इसको पास करो a,½ से, a,½ से पास करेंगे तो x की जगह a रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3/2a, ठीक है। और f ऑफ a की वैल्यू उसने दी है हाफ, तो हाफ बराबर आ गया 3/2a, तो a की वैल्यू 3 आ गई बच्चे, a की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। और अगर a की वैल्यू 3 आ गई तो आप समझो p तो हमें पहले से पता था, और a की वैल्यू 3 आ गई तो q में पता है, p पता है, q पता है, तो हम pq निकाल लेंगे, तो आंसर इज 5। क्या आंसर आएगा इसका, 5। क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसने बोला कि ये लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं। अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये लाइन कोप्लेनर हो गई। और कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन क्या होती है भैया, कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन होती है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ठीक है। यहाँ कितना आएगा a1 b1 c1, आगे a2 b2 और c2, ये किसके बराबर है, 0 के। सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो पॉइंट लिखेगा, लाइन की इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, पहली लाइन की इक्वेशन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, y - 2/3 और z - 3/α, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है x1 y1 z1 आ चुका है, और x1 y1 z1 क्या आएगा बच्चे, 1 2 3, ओके। और a1 b1 c1 क्या आएगा बच्चे, a1 b1 c1 आएगा बच्चे 2 3 और अल्फा, ओके। इसी तरह से अगर ऊपर वाले को देखूंगा तो ऊपर वाले से अगर मैं निकालूंगा पॉइंट, तो x2 y2 और z2 जो मेरे पास आएगा वो आएगा 4 1 और 0, ठीक है। और a2 b2 और c2 की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आएगा बेटा 5 2 और बीटा, करेक्ट, ये आ चुका है, राइट। अब आपको ये रिश्ता निभाना है, बस इसका सॉल्व करना है। तो सब चीज़ें आपके सामने लिख दी हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने सब चीज़ें लिखी है, इसको 0 कर दिया उन्होंने, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 वाला फंडा लगाया, तो यहाँ से एक रिश्ता आ जाएगा विच इज़ वेरी इजी। ये रिश्ता आ जाएगा अल्फा = 3 + बीटा, ये सबका आ जाएगा, चिंता मत करो। तो रिश्ता आ जाएगा अल्फा = 3 + बीटा। अब आप चाहते क्या हो, मैं बताता हूँ। आप चाहते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 अल्फा बीटा, आप चाहते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 अल्फा बीटा, ठीक है। तो 8 तो बाहर है, अब अल्फा की जगह लिखेंगे 3 + बीटा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो 8 इंटू आएगा बीटा स्क्वायर + 3 बीटा, आ गया। अब बीटा स्क्वायर + 3 बीटा है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की हम मिनिमम वैल्यू निकालना जानते ही हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -d/4a, कितनी आएगी, -d/4a, माइनस डी कितना आएगा, 9/4a, ओके। तो इस फंडे से इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली गई है, और आई थिंक कितनी आ रही है, ये आ रही है 18 माइनस का, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी -18। अब देखते हैं इसने क्या पूछा है अभी, मिनिमम का मॉड पूछा है क्या, मैग्नीट्यूड पूछा है सिर्फ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पूछा है, इसलिए इसका आंसर आएगा 18। क्या आंसर आएगा, 18, क्लियर, ठीक। तो सिंपल है, मतलब यहाँ तक सिंपल स्टेप्स हैं, और आपको बस रिप्लेस करना था, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। आंसर आएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ये क्लास नोट्स में हमने कराया था क्वेश्चन, वो एज इट इज़ क्लास में आया, पहले जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जेई का क्वेश्चन है जो एज इट इज़ रिपीट हो गया बेसिकली, है ना। इसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। जेई ने यहाँ तक ही पूछा था, जेई ने जब क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ तक पूछा था, उन्होंने लिमिट नहीं दी थी। उन्होंने क्वेश्चन जब पूछा था वो इंडेफिनिट का दिया था, अब उन्होंने डेफिनिट का क्वेश्चन बना के थोड़ा सा इसको आगे बड़ा कर दिया, ठीक है। तो देखिए f(x) आपके सामने है, f(x) कितना है बच्चों, f(x) ये मैंने अपने क्लास नोट्स में सारे बच्चों को कराया था, ठीक है। ये f(x) आ गया, अब इसका आप डबल f निकालिए, ठीक है। अगर आप इसका डबल f निकालेंगे तो ये आएगा x/1 + x की पावर n, उसकी पावर 1/n आएगा, ठीक है। ये 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n, उसकी पावर 1/n आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगा x/1 + 2x की पावर n और उसकी पावर 1/n आएगा।
ठीक है। तो जब आपने डबल एफ निकाला तो यहाँ 2 आया, जब आप ट्रिपल एफ निकालेंगे तो 3 आएगा। तो जब आप n टाइम्स निकालेंगे तो f की पावर n जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एन एक्स की पावर n और उसकी पावर 1 बाय n, ये आ जाएगा। सिंपल है, जो एक बच्चा तैयारी कर रहा है वो यहाँ तक पहुँचेगा। फिर आगे चलते हैं 0 से लेकर 1 तक, है ना। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर n-2, ऊपर कितना है x, नीचे कितना है 1 प्लस एन एक्स की पावर n 1 बाय n, ठीक है। तो भैया ये मिलके बन गया x की पावर n-1। तो आप क्या करोगे, आप 1 प्लस एन एक्स की पावर n को t मानो, t की पावर n मानो, ठीक है। तो यहाँ आएगा n स्क्वायर x की पावर n-1 dx बराबर आएगा n t की पावर n-1 dt। तो n से n कैंसिल हो गया। तो ये टर्म जाती हुई नजर आ रही होगी आपको, ठीक है ना, ये टर्म जाती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है ना। इसको नीचे ले जाइए तो टर्म जाती जाएगी, तो सिंपल इंटीग्रेशन बन जाएगा। आपको बताता हूँ, इंटीग्रेशन तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मैंने आपको करा दिया। इसको t मानना, ये करना हमने करा दिया, ये आ जाएगा। लिमिट से आप चेंज कर लोगे, यहाँ तक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, इंटीग्रेशन आप करना जानते हैं, पावर को ऊपर ले जाके उसमें 1 ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप लिमिट रखेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ तक आप पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है, तो थोड़ा लेंदी कर दिया यहाँ तक तो ठीक था, इसके आगे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो हमने n को 1 बाय h मान लिया, n को क्या मान लिया 1 बाय h, ठीक है। तो h बराबर क्या आ गया 1 बाय n आ गया, ठीक है। अच्छा n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमने n को लिखा है 1 बाय h, तो n की जगह आ गया 1 बाय h, n की जगह आ गया 1 बाय h, ये बन जाएगा, ठीक है। इसको सिंपल आपको एक्सपेंशन करना है, क्या करना है, सिंपल इसको एक्सपेंशन करना है, सिंपल इसका एक्सपेंशन करना है। जैसे आप इसको एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर 0। क्या आंसर आएगा 0। मैं इस क्वेश्चन को पेपर में अटैम्प्ट नहीं करता, जबकि मेरा सीन क्वेश्चन था, फिर भी अटैम्प्ट नहीं करता क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, बहुत लेंदी आगे जाकर भी। ओके चलिए, टफ कैटेगरी में रखेंगे इसको। नेक्स्ट पर आ जाइए, ठीक है। इफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन एक क्वेश्चन आसान है लेकिन बहुत लेंदी है, क्वेश्चन तो सिंपल सा है लेकिन लेंदी है, फॉर्मूला ही लगाना है आपको, ठीक है। उसने बोला मीन दे रखा है 9, मीन क्या दे रखा है 9, ठीक है। तो एक्स बार क्या होता है भाई, एक्स बार होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, बस ये होता है। तो आपको एफ आई पता है, एक्स वाई पता है और एफ आई का समेशन पता है, ये दोनों रखने हैं और उसको 9 के बराबर करना है। तो यू विल गेट द एक्स बार, सिंपल एक्स बार आपको मिल जाएगा। तो एफ आई एक्स आई तो आप निकाल सकते हो ना, जैसे 2 × 4 है ना, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये आएगा 8 है ना, 4 × फिर 16 आएगा, ठीक है, प्लस 6 अल्फा आएगा, ठीक है, 15 × 8 120 हो जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, प्लस हमारे पास फिर 12 बीटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस 56 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 80 आ जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाइए, नीचे मेरे पास कितना आएगा, नीचे आएगा 4 और 4 8, 16 31 35 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू जो है वो 9 के बराबर है, ठीक। तो यहाँ से एक रिश्ता आपके पास अल्फा और बीटा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक रिश्ता आ जाएगा। देख लेते हैं क्या रिश्ता आया। तो देखिए आपके सामने एक रिश्ता मैंने निकाला है ना, ये हमारे पास एक्स बार का रिलेशन होता है, ठीक। एक्स बार का रिलेशन हमने यूज़ किया तो एक रिश्ता आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो भी आपके सामने अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक रिलेशन आपको और दे रखा है उसने, क्या दे रखा है, उसने बोला कि भैया वेरिएंस, ठीक है, बहुत लेंदी हो गया ना, क्योंकि मीन तक तो ठीक था। आप वेरिएंस का फॉर्मूला लगाओगे, अब ये वेरिएंस का फॉर्मूला देखो, आपने निकाला ये वेरिएंस, ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला देखो, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है भैया। अब ये फॉर्मूला लगाओगे, अब ये माथा बच्चे वाला काम है, मतलब मैं प्रेफर नहीं करता ऐसे क्वेश्चंस को करना पेपर में, क्योंकि बहुत लेंदी वाला काम है। तो ये आपको दे रखा है उसने, और ये कितना दे रखा है 15.08, मतलब 15.08 दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है। अब इसको कैलकुलेट करना देखने में आसान लग रहा है, भैया पापड़ मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन मुझे आता है, मुझे पता है कि मैं कर लूँगा, लेकिन टाइम भी तो चाहिए 5-6 मिनट, कौन देगा इतने बड़े क्वेश्चन को। तो आप इसको फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ से अल्फा 5 आ जाएगा, और अल्फा 5 आ जाएगा, बीटा पता था, अल्फा पता है, बीटा पता है, तो आंसर आ जाएगा। पर मैं प्रेफर नहीं करता इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, ठीक है। फॉर्मूला में सबके याद थे, हम कर सकते थे, पर हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट भैया ताबड़तोड़ सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है, स्टार लगा के रखिए, मैं इसको टफ कैटेगरी में रखूंगा, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि उसने पूछा ये कर्व कितनी बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो आप पहले इसका डी आर एक्स निकालिए, क्या निकालेंगे, इसका डी आर एक्स, ठीक है। तो आप इसका डी आर एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा 5 एक्स की पावर 4 माइनस, ठीक है, 60 एक्स स्क्वायर प्लस 50 आएगा। आगे समझे, ठीक है। इसको हम 0 कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं 0 करते हैं, ठीक है। इसको 0 कर लिया, मैंने एक्स स्क्वायर को t मान लिया। अगर मैंने एक्स स्क्वायर को t माना तो
तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 50 इक्वल टू 0 दिया जाएगा। तो टी आएगा 60 प्लस माइनस वापस कैलकुलेटिंग है 3600 माइनस 200, ठीक है, डिवाइड बाय अब आएगा 2। अब ये क्वेश्चन जो दिया है इन्होंने पेपर में, मुझे नहीं पता कि ऐसे क्वेश्चन देने से उन्हें क्या फ़ायदा होता है, मतलब वो क्या प्रूव करना चाहते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है। अभी आप सोचो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना गजीब सा फिगर है, गंदा सा फिगर है, मतलब इसको सॉल्व कैसे करेगा बच्चा। पर ठीक है वो चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। तो आप देखो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, आप सोचिए कितना गंदा सा डेटा हमारे पास आ रहा है। ये हमारे पास आया है, एक बार मैं चेक कर लूँ तो मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी है, इसमें मैंने शायद मिस्टेक कर दी है। करेक्ट, ये 5x की पावर 4 इसके साथ आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक मैंने करी है। तो ये यहाँ पर ये आएगा 5t स्क्वायर माइनस 60t प्लस 50। तो ये थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, इसको आ जाएगा ये 5 कॉमन लेकर उड़ा लेते हैं। तो 5 कॉमन लेकर उड़ाएंगे तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ से t बराबर निकल कर आएगा 12 प्लस माइनस 144 माइनस 40 डिवाइड बाई 2। ये लीजिए सर, आ गया। अब यहाँ पर ये अजीब सी कैलकुलेशन है, टी ना, टी के आगे, ठीक है, टी निकाल लिया आपने, ये टी निकल गया आपका, टी निकल गया, टी मतलब एक्स स्क्वायर आ गया, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर आया, ये रूट 26 आ रहा है, अजीब सा फिगर हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, रूट फिगर आया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 26 होता है 5 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस वाला लेके 11.1, एक माइनस वाला लेके 0.9। फिर हम एक्स स्क्वायर आया, फिर हम उसका एक्स निकालेंगे, यानी प्लस माइनस निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स 11.9 का हमने अगर रूट लिया तो अराउंड आएगा 3.3 प्लस माइनस के साथ। इसका अगर हमने रूट लिया तो वो आएगा प्लस माइनस 0.95, वो भी प्लस माइनस के साथ, यानी 4 वैल्यू आ गई। अब हम इसका साइन डायग्राम बना लेंगे, क्या बना लेंगे, इसका साइन डायग्राम बनाएंगे। साइन डायग्राम बनाएंगे तो आपको 4 पॉइंट मिल रहे हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट मिल रहे हैं भैया, आपको 4 पॉइंट मिल रहे हैं, माइनस 3.3 मिल रहा है, ठीक है, फिर आपको माइनस का 9 माइनस का 9.5 मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 0.95 मिलेगा, और फिर लिखिएगा 3.3, ठीक है ना। तो प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो जो ग्राफ की जो शेप आएगी, है ना, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं मैक्सिमा, है ना, यानी आप पे देखो प्लस का मतलब इंक्रीज करेगा, तो यहाँ तक इंक्रीज करा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीज करेगा, दिख रहा होगा ना, यहाँ तक इंक्रीज, फिर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज, ठीक है ना, फिर इंक्रीज, फिर वापस डिक्रीज, ठीक है ना, फिर इंक्रीज, ग्राफ ऐसे जाएगा, वो आपके सामने बना हुआ है। तो ग्राफ जब ऐसा बनेगा तो आपको दिख रहा होगा कितनी जगह कट करेगा, तो ग्राफ एक्सिस कट करेगा 1 2 3 4 5, कितनी जगह कट करेगा, 5, ठीक है। तो 5 जगह इसके सॉल्यूशंस आएंगे, लेकिन ये पेपर में अटैम्प्ट करने लायक नहीं है, क्योंकि भाई इतना क्लोज फिगर निकालना, इतना क्लोज रूट निकालना भैया मेरे को नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो मैं तो उसको अटैम्प्ट नहीं करता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट व्हिच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड यूनिवर्स विदाउट रिपीटेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स करेक्ट है। चलिए आइए वॉवल्स पे चलते हैं, आइए चलते हैं वॉवल्स पर और कॉन्सोनेंट्स पर, कॉन्सोनेंट्स पर, ठीक है। चलिए वॉवल्स के नाम पर हमारे पास एक तो आई है, बिल्कुल ठीक है, एक यू है, बिल्कुल ठीक है, एक ई 2 बार आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और कॉन्सोनेंट के नाम पर एन है, और कौन है भैया, आर है, और कौन है, एस है, ठीक है, और एक वी है, ठीक है। अब वो आपसे कहता है कि 4 आपको लेटर लेना है, इसमें 2 वॉवल्स होने चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है तो एक ही केस बनेगा, आपको 2 इसमें से उठाने हैं, तो 4 में से 2 उठाओ, 4 में से 2 उठाओ या 3 में से 2 उठाओ, बेसिकली ये है कहने की बात, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना करना है, यहाँ पर 4 में से 2 उठाने हैं, और अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल होगा, खत्म बात। रिपीटेशन तो लेने नहीं ना, यहाँ पे वो केस तो बनेगा नहीं ना कि दोनों डिफरेंट और दोनों सेम, एक ही केस बनेगा, ऑल डिफरेंट। यहाँ पे 2 डिफरेंट, यहाँ से 2 डिफरेंट, 2 सेम वाला केस बनेगा नहीं, क्योंकि इसने बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आपको उठाने हैं 3, है ना, तो आपको 3 वॉवल्स थे बेसिकली, क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो 3 में से 2 उठाने हैं। 3 में से 2 उठाए 3c2 इंटू 4 में से 2 उठाए 4c2, अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 3c2 कितना होता है 6, ये कितना होता है 6, ये कितना होगा 24, ठीक है। तो ये आ गया 144 इंटू 6, 144 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 24, ठीक है, ये आएगा 26, 6 और ये 864, ठीक। कहीं मैंने कोई मिस्टेक करी है क्या, आई थिंक मेरे ख्याल से मिस्टेक तो नहीं करी है। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। आंसर ये आ रहा है 432, कितना आ रहा है 482, ठीक है। तो ये आएगा 362 इंटू 462 और 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 36 इंटू 24, ओके। तो ये हमारा फाइनल है
462 ही आ जाएगा, करेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर जाकर हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से इस पेपर को अगर मैं नंबर्स दूं तो इसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे तो बहुत इजीली अटैम्प्टेबल थे, हम सारे लोग अटैम्प्ट कर सकते थे। टफ क्वेश्चन अगर आपको देखा जाए तो इंटीजर में 5 थे, तो 5 हमें करने नहीं थे, 5 छोड़ने थे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर जिस हिसाब से जेईई मेन के पेपर आ रहे हैं, अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ये पेपर कंपैरेटिवली आसान था बाकी पेपर्स के तुलना में जैसे जेईई मेन्स में आते हैं। तो हमेशा की तरह मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।